आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ। आज हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा में, और महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का सबसे पुराना जिला, पेप्सो के ज़माने से ये जिला है, परंतु आज अपनी बदहाली पे आंसू बहा रहा है। आज हमारे साथ इसी कड़ी में जो फाइट करते रहते हैं युवा हैं, जोशी से हैं और जज्बाती भी हैं, कुलदीप यादव, जो अक्सर फाइट करते रहते हैं हर बात पे, हर नेता के साथ, हर मुद्दे पे आगे आगे रहते हैं और बढ़ चढ़ के उस भागीदारी अपनी निभाते हैं हर चीज़ में। और नेताओं के साथ वाद विवाद या फिजिकल जो भी हो, ये अक्सर तत्पर रहते हैं महेंद्रगढ़ की जनता की आवाज़ उठाने को लेके। मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। कई दिन से हम इनके साथ बातचीत नहीं कर पाए थे, पिछले काफ़ी 2-3 महीने से मेरे साथ कुलदीप जी रूबरू नहीं हुए थे। ये महेंद्रगढ़ के युवा हैं और एक अपना जनसेवा ग्रुप चलाते हैं, उसके पीआरओ हैं। तो कुलदीप जी, हरियाणा न्यूज़ 24 का आपको एक बार फिर से बहुत धन्यवाद है, बड़ा स्वागत है। धन्यवाद लामा साहब। कई दिन से मिले, कोरोना काल में अपनी मुलाकात बहुत कम हो पाई। इस बीच काफ़ी घटना हुई महेंद्रगढ़ में भी, कई चीज़ें हुई, लोगों को सुविधा नहीं मिली, लोग दवाइयों के लिए, वेंटिलेटर के लिए कई बार आपने काफ़ी आवाज़ें उठाई, सड़कों के लिए, पानी के लिए, हाल बेहाल है। तो कई बार आप आवाज़ उठाते रहते हैं, तो क्या लगता है, यहाँ से रावदान सिंह विधायक हैं, पहले प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे और उनको 2 उपाधि भी दे रखी है, एक टाइगर, एक बब्बर शेर। तो क्या कहेंगे साहब, क्या लगता है? देखो लामा साहब, जो जन सुविधाओं की बात है, जैसे आपने बताया कि पिछला जो कोरोना काल का जो समय था, वो एक बहुत नाजुक समय अब की बार रहा कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई, इसमें आपने देखा कि हालात इतने नाजुक थे कि लोगों को ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाई, मेडिकल की सुविधाएं समय पर नहीं मिल पाई। और जहां आपने बात करी कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र की, यहाँ तो एक सिंगल वेंटिलेटर नहीं था, और जो 2 वेंटिलेटर थे वो भी उस दौरान जो है ना यहाँ से उठाकर नार्मल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए गए थे। उस दौरान जब कोरोना अपने पीक उस पे था, बिल्कुल मतलब पूरे जोर पर था, उस समय हमारे साथ ये घटना हुई थी। और यहाँ के लोगों को बहुत उस समय मैं कहूँ कि परेशानियाँ हुई, हर बात को लेकर परेशानी हुई कि सरकार की जो भी जन सुविधा थी वो किसी भी वर्ग तक नहीं पहुँच पाई। तो इसे कोरोना काल में मैं कहूँ कि महेंद्रगढ़ की जनता को बड़ी ये नेताओं की कमी की वजह से बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसके लिए जैसे आपने बताया कि हमने तो अपनी तरफ से प्रयास किया, सरकार को या प्रशासन को या अपने निजी कोष से जितना हम कर पाते थे, चाहे गांव में सैनिटाइजर करवाने की बात थी या और जो मेडिकल सुविधाएं जो हम अपने लेवल पर दे सकते थे या अवेलेबल करवा सकते थे, वो करवाने का प्रयास किया। लेकिन सरकार की तरफ से आज भी, अभी पीछे भी आपने देखा कि सब जिलों में ये घोषणा हुई थी कि भी ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बातें हुई थी, और अपने कोरोना टेस्ट लैब जो होती है वो लगाने की बात हुई थी। लेकिन महेंद्रगढ़ में अब भी न तो जो है ना हमारे हॉस्पिटल में अब तक लैब की स्थापना हो पाई है और न ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो पाई है। तो इससे ये है कि अगर दोबारा से फिर ये बीमारी रिपीट करती है तो आने वाले समय में भी जो परिस्थिति हैं वो आज भी ऐसी हैं जो समस्या हमने पहले देखी थी, और सरकार की और हमारे नेताओं की कमी से हो सकता है कि दोबारा से एक बार फिर भी हमें देखने को मिल जाए। जी, आपने कहा हमारे नेताओं की कमी, तो सब नेताओं की कमी तो हमेशा से रही आपके यहाँ महेंद्रगढ़ में। आपने कहा अब भी वंचित रख दिया गया, महेंद्रगढ़ हमेशा पिछड़ा तो रहा ही है, लेकिन यहाँ अभी तो सामान्य है। हरियाणा की लगभग जब बात करें हम, भारत की लगभग कोरोना से लगभग सामान्य है। और रही महेंद्रगढ़ की बात, आज के शायद एक ही केस एक्टिव है महेंद्रगढ़ में, बाकी तो सामान्य हालत है। लेकिन कुलदीप जी, आपने बड़ी आवाज़ें उठाई, यहाँ पे नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी चीज़ों के। तो ये जो जनता जनार्दन है महेंद्रगढ़ की विशेष तौर पे, ये अब तो आपके साथ दिखाई देती है। ऐन मौके पे जनता जनार्दन कहाँ चली जाती है, वजह क्या है? मतलब ये लॉलीपॉप जैसे नेता आके दे देते हैं मौके पे। आज तो रावदान सिंह कहीं नज़र नहीं आए, बाकी जो नेता हैं अभी फिलहाल विधायक रावदान सिंह का नाम लिया जाएगा, अब तो मेरे को कहीं खड़े नहीं मिले। हाँ, उनके कार्यकर्ता कभी कभार कुछ पोस्ट वगैरह हमने सोशल मीडिया पे ज़रूर देखी है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? देखो, जहाँ तक आपने विधायक की कार्यशैली की बात कही तो ये तो हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि भाई जैसे विधायक, मैंने पीछे भी अब कहा था कोरोना के समय पर, जो जिस विधानसभा का विधायक अपने गृह क्षेत्र में जो जहाँ से उसका विधानसभा चुनाव लड़ता है उसमें रुक नहीं पाता हो
और जो सरकार के सामने आवाज़ नहीं उठा पाता वो, तो वहाँ हम विकास की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये बात आज मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जहाँ विधायक इसलिए बनाया जाता है, और अब तो सत्ता पक्ष में भी नहीं, विपक्ष में, विपक्ष का विधायक का सबसे ज़्यादा काम होता है कि वो जितनी भी सरकार की जो कमियाँ हैं, प्रशासनिक कमियाँ हैं, मेडिकल की सुविधाओं की कमियाँ हैं, वो सरकार और प्रशासन मुख्यमंत्री के सामने आवाज उठाए, और आवाज उठा रहा है कुलदीप यादव पीआरओ जनसेवा ग्रुप, यानी कि राव दान सिंह काम आप कर रहे हैं, तो कहीं मिले तो नहीं है राव दान सिंह से आप कि मैं आपकी आवाज उठाता रहूंगा, आप अपने गुड़गांव में रहिए, आपका काम मैं कर ही रहा हूँ। नहीं, हम तो दान सिंह जी को एक बात खुला चैलेंज देते हैं। पहले भी आपके इंटरव्यू के माध्यम से कई बार मैंने कहा कि कुछ आदमी कह देते हैं कि भाई वो हमारे हितों की लड़ाई लड़ेंगे। तो मैंने पीछे जब कोरोना काल चला हुआ था, जब भी बहुत से साथी कह रहे थे कि जब मैंने एक बात कही थी कि जिस विधानसभा का विधायक अपने क्षेत्र में नहीं रह सकता हो, मैं दोबारा उस बात को दोहरा रहा हूँ कि विकास की कल्पना नहीं कर सकते कि जिस व्यक्ति को हमने अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करने के लिए बनाया हो, मान के चलो कि आप किसी केस के लिए जैसे हम वकील करते हैं, तो इस बात के लिए किया जाता है कि वो आपकी पैरवी करे जज के सामने, पूर्ण रूप से पैरवी करे। बाकी सरकार का जो फैसला है वो अलग बात है कि सरकार हमारी बात मानती है नहीं मानती है, लेकिन अगर पैरवी नहीं हो रही तो कमज़ोर वकील है, यानी जनता का वकील होता है विधायक। और वो 5 साल के लिए हमने चुन दिया, दान सिंह जी से विधायक हैं तो पूरी मेंढर विधानसभा के हैं, अगर वो सरकार के सामने, प्रशासन के सामने आवाज़ नहीं उठा पा रहे तो कमज़ोर विधायक है, जनता नहीं है। तो ये कमज़ोरी जो रही है ये हमारे नेताओं की रही है, और जिस इन नेताओं से हम ज़्यादा, मैंने बताया कि कल्पना हम कर भी नहीं सकते। कि मैंने पहले भी उनसे कहा था कि वो काफ़ी उनके समर्थक ये कहते थे कि भाई वो हमारे लिए संघर्ष करेंगे, ये करेंगे, तो मैंने एक चैलेंज हमेशा दे रखा, भाई एक आप 2-4 दिन उनको यहाँ रोक के तो दिखाओ। कोरोना काल में अब थोड़े दिन पहले एक सरकार ने एक आदेश किया कि जितने भी ज़िले हैं उनके जिला उपायुक्त जो हैं वो ज़िले से बाहर जाएंगे तो सरकार को बता के जाएंगे। जब एक विधायक है जिसको इनकम टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, अगर एक डीसी को सैलरी मिलती है तो उसको टैक्स देना पड़ता है, एसपी को भी टैक्स देना पड़ता है, कर्मचारी अगर उसका पे स्केल टैक्स से लेवल से ऊपर चला गया टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन विधायक और मंत्रियों को जो सैलरी मिलती है टैक्स फ्री मिलती है। उनको भत्ते मिलते हैं, उनको गाड़ी का तेल का पैसा मिलता है, मोबाइल का पैसा मिलता है। इतना सब कुछ मिलने के बाद में जो विधायक अपने मतलब सब कुछ होने के बाद में फिर पैरवी नहीं कर पाए, तो कितने, मैं कहूँ कि एक कमज़ोर बात है हमारे लिए। कुलदीप जी, चलो मान लेते हैं आपकी बात, आने वाले समय में भी चुनाव काफ़ी गर्मागर्मी माहौल हरियाणा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नई पार्टी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। काफ़ी अटकलों का बाजार गर्म है, राव इंद्रजीत से गुप्त मिले हैं, उधर दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी बनाए बैठे हैं, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आ चुके हैं, पहले ऑलरेडी पार्टी है, बीजेपी आ चुकी है, काफ़ी घमासान होने वाला है। तो इस स्थिति में महेंद्रगढ़ को किस तरीके से देखते हैं? क्या राव दान सिंह या फिर राव मिलास, ये दोनों नेता आपस में आते जाते रहेंगे, या अब की बार चैन टूट जाएगी, या इस गर्मागर्मी माहौल में अलग अलग पार्टियाँ आ रही हैं, तो क्या लगता है? देखो लामा साहब, जो आपने बात करी कि हुड्डा साहब अलग पार्टी बनाएंगे, तो देखो बड़े लेवल का मामला है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इससे उनके संगठनों के जो विधायक है वो सरकार के सामने अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि भाई संगठन में जो चुनाव हो रहा है, अब चाहे यूथ कांग्रेस का हो, तो वो एक अलग बात है। जहाँ अपने महेंद्रगढ़ की बात करी कि ये दोनों दोबारा रिपीट होंगे कि क्या होगा आगे, तो उसमें देखो हमारी विचारधारा पहले भी एक बात रही है। हमने पिछली बार भी एक कहा था कि भाई इन दोनों को अगर यहाँ से भगाना है, पूर्व और वर्तमान को, तो बाकी जो संगठन है उनको एक बार एक होना पड़ेगा। जब तक हम एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम सबको एक होना होगा, एक बार मिल के जितने भी साथी हैं जो हमारे समाज सेवा से संबंधित इस क्षेत्र में जो भी एक्टिव हैं, जो चाहते हैं कि मतलब हमारे क्षेत्र में विकास हो, एक राजनीति से हटकर। अगर मेरे मन में भी राजनीतिक भावना रहेगी, अगर मैं विधायक हूँ, आपके मन में रहेगी भाई आप बनूँ, तो क्योंकि ये पार्टी से दोनों नेता हैं तो इनका संगठन तब तक मजबूत रहेगा। इस 2019 के चुनाव में भी मैंने एक बात कही थी कि कोई पंचायती उम्मीदवार आप सब मिलके बना लो दोनों के खिलाफ, तो निश्चित रूप से जीत जाता है। और वोट बैंक की अगर अब भी बात करें तो 2019 के चुनाव में इन दोनों का वोट जो अलग अलग है, उनके अलावा जो तीसरे लोगों को जो वोट गया, जितने भी हमारे उम्मीदवार थे, वो उनसे ज़्यादा है। लेकिन कारण क्या रहा कि ज़्यादा उम्मीदवार जब खड़े हो जाते हैं तो उस चीज़ का बेनिफिट इन दोनों को मिलता है, क्योंकि वो वोट डिवाइड हो जाता है। इनका वोट पार्टी लेवल पर फिक्स है। भगाएगा कौन? है जी, भगाएगा कौन? भगाएगा जनता, भगाएगी। अगर ऐसा लगता है जनता को नहीं, हमारा काम है प्रयास करना। अब जनता नहीं तो अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता का नहीं भगाएगी तो उसका नुकसान भी जनता को भुगतना। कब तक प्रयास करते रहेंगे?
हम तो जब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तक यहाँ से भाग नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। कुलदीप जी, आपने PRO जनसेवा ग्रुप बना रखा है, अच्छी बात है, सेवा कर रहे हैं। बिगर लालच के राजनेता एक पैसा नहीं देते किसी को, पहले अपना फायदा देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी राजनीति में सक्रिय हैं, तो बिगर लालच के कहीं ना कहीं कुलदीप यादव इतना बड़ा जनसेवा ग्रुप चला रहा है, गायों को डोनेशन करना, लोगों की मदद करना, बेसहाराओं की मदद करना, कन्याओं की शादी करवाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बात कहीं हजम नहीं होती हमारे जनता जनार्दन को भी। तो बिगर मतलब के राजनेता कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ से परे है, क्यों क्यों कर रहे हैं आप? देखो वो तो सबकी लामा साहब अपनी अपनी विचारधारा होती है। राजनीति और समाज सेवा दोनों जो अलग अलग वो है। बाकी तो राजनीति भी एक समाज सेवा का एक हिस्सा होता है कि भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अपने निजी कोष से नहीं करवा पाते, जितनी भी बड़ी परियोजनाएं हैं। तो अगर अच्छा उम्मीदवार विधानसभा या लोकसभा में जाए तो उस सरकार का जो पैसा है उस क्षेत्र को बेनिफिट मिलेगा। तो निश्चित रूप से अगर कोई समाज सेवी या समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर कोई विधानसभा में जाता है तो उसका फ़ायदा मिलता है। और बहुत से जगह जैसे अच्छे युवा साथी या समाज से विधायक बनते हैं तो उन क्षेत्रों का विकास भी होता है, ऐसा नहीं है। दूसरे आपने बात बताई कि भी आप क्यों करते हो, तो उस बात में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बरसाती समाज सेवी नहीं हूँ। बरसाती समाज सेवी को मतलब समझते हो आप? जैसे 2019 का चुनाव था, 2023 में समाज सेवी आने शुरू हो गए, प्रमुख समाज सेवी फलाना सिंह, प्रमुख समाज सेवी। जैसे ही 19 का चुनाव खत्म हो गया, जिनकी आप खबरें चलाते थे कि भाई ब्लड डोनेशन कैंप फ्री लगाते हैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी कहते थे कि भाई हम मेडिकल सुविधाएं फ्री में दे रहे हैं, हमारी तरफ से एम्बुलेंस सेवा फ्री, सब चले गए ना। वो होती है बरसाती समाज सेवा। आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की? हाँ जी, आपकी चुनाव सब लड़ना चाहता है, ऐसे चाहते हैं? मैं जब चाहता हूँ कि मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता कि भी जबरदस्ती में चुनाव लड़ूंगा। क्यों चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि महेंद्रगढ़ की जनता खुद आके मिलके, हम सब मिलके अच्छा उम्मीदवार, चाहे मैं हो चाहे कोई और हो, हमारा जो मेन टारगेट वो ये है कि भी एक बार दोनों नेताओं को हटाया जाए। उसमें मेरे अंदर 2019 वाले चुनाव में भी लालच नहीं था और आगे जो 24 में आएगा उसमें भी नहीं। आज जो बात करें वो 2024 में कहूँगा कि मेरे को बना लो या दूसरे को बना लो, लेकिन अगर महेंद्रगढ़ का विकास करवाना है तो एक बार इन दोनों को हटाना पड़ेगा। और ये जब हटेंगे जब हम मिल के एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बाकी सब चाहते हैं कि मैं विधायक बनूं, ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो नहीं चाहता। और हमारे तो मन में एक ललक है भी, हमारा जो क्षेत्र है, जो एक टीच है, मैं कहूँ कि जो पिछड़ा हुआ है भाई, किसी तरह इस क्षेत्र को हम आगे लेके जा सके। और समाज सेवा का जो दायरा है उसमें ये नहीं कि भाई मैंने कभी कम कर दी समाज सेवा, मैंने कभी ज़्यादा कर दी। जिस दिन, मेरी बात सुनो, जिस दिन से समाज सेवा शुरू करी थी जिस फील्ड में, उस दिन से लेकर आज तक, चाहे बीच में कोई पार्षद का चुनाव आया हो, चाहे कोई विधानसभा का चुनाव आया हो, चाहे कोई लोकसभा का चुनाव आया हो, हमने कभी अपना दायरा कम नहीं किया कि कभी उस चुनाव की वजह से कम कर। दायरा कम क्यों नहीं किया, हम बता देते हैं आपको। कुलदीप जी मेरे साथ महेंद्रगढ़ से युवा हैं, जज्बाती जोशीले हैं और हमेशा महेंद्रगढ़ की आवाज़ उठाते हैं ये। और कुलदीप यादव PRO जनसेवा ग्रुप, यानी कि लगभग पूरे हरियाणा में भी मदद कर देते हैं, जहाँ बहुत ज़रूरत होती है वहाँ पहुँचते हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। कुलदीप जी आपने नाम लिया, प्रमुख समाज सेवी, दिखड़ा समाज सेवी, ब्लड डोनेशन, तो हम नाम ले लेते हैं सबके। सुरेंद्र कौशिक, रमेश पालड़ी, इन्होंने बड़े बड़े किए थे, आपका इशारा उनकी तरफ है। और भी कई नेता हैं, हम बता देते हैं। चलो, उन्होंने चुनाव लड़ा, समाज सेवा की, वोट नहीं आए तो उनको कहीं ना कहीं दुख था। अगर आप चुनाव लड़ते हैं विधायक का, मैं क्लियर कर देता हूँ, और आपको उन जैसी हालत अगर ये महेंद्रगढ़ की जनता कर दे, तो फिर क्या कुलदीप यादव समाज सेवी 3 बार ठोकर खाने के बाद क्या यहाँ बैठा मिलेगा, क्या लोगों की सेवा करेगा? इसी तरीके से ये जानना चाहता हूँ मैं, लेकिन सही जवाब देना, दिल से, दिल पे आता है। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई समाज सेवा से उत्तेजित होकर जो साथी चुनाव लड़ लेते हैं, जैसे मैं समाज सेवा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जहाँ काम किया है वो मुझे राजनीतिक रूप से वो लोग मेरे साथ रहेंगे। आपने उनकी कार्यशैली में मेरी कार्यशैली में एक फ़र्क आपने देखा होगा, और मैं याद दिला दूँ कि उनके पास सिर्फ एक पार्टियों के लोग आते हैं। उनका कोई भी प्रोग्राम होता है तो जो जेजेपी का समाज सेवी होगा वो जेजेपी के आदमी मिलेंगे, बीजेपी वाले के पास बीजेपी मिलेंगे। मेरे किसी भी प्रोग्राम में सब पार्टियों के आदमी आपको मिलेंगे। हमारा ये नहीं है कि भाई ये आदमी बीजेपी का पदाधिकारी है तो इसके साथ, ये हमारे साथ संगठन में समाज सेवा नहीं कर सकता, या हम इसके साथ नहीं कर सकते। ये इनेलो में आप मेरे प्रोग्रामों में देखते हो कि अब भी जो लॉकडाउन में हमने कार्यक्रम करे उसमें सब पार्टियों के आदमी थे।
जो सम्मान समारोह हमने करा वहाँ भी आपने देखा कि कांग्रेस के भी पदाधिकारी थे, इनेलो के भी थे, जेजेपी के भी थे और जो अन्य भी थे जिनकी विचारधाराएं अलग हैं। आप चुनाव लड़ते हैं और वोट आते हैं 2000 आपके, पूरी समाज सेवा कर रहे हैं पिछले काफ़ी वर्षों से, उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा? सच्चे दिल पे हाथ रख के बताना आप, क्योंकि रमेश पालड़ी, सुरेंद्र कौशिक, कई नेता ऐसे, उनका ही जो उनका रिएक्शन है वही रिएक्शन आपका नहीं, मेरा वो रिएक्शन नहीं है लांबा साहब। मैं एक बात हमें नहीं कहता हूँ कि मैं कांग्रेस वालों का भी काम करता हूँ। आपने देखा है मेरे पास राव दान सिंह के जो वोटर हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके भी मैं काम करता हूँ, वोट नहीं आते वालों के भी काम करता हूँ। मैं उनसे वोट की आस रखता ही नहीं कभी भी। अगर 2000 वोट आते हो चुनाव लड़ते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मेरी बात को पूरा आप सुन ले दो ना पहले। समाज सेवा के किए हुए कार्य को कभी भी मैं राजनीतिक वोटर नहीं मानता। किसी आदमी का मैंने काम कर दिया तो मैं ये कभी उससे ये आशा नहीं रखता कि ये मेरा वोट डाल लेगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने अपना कर्म कर दिया, इसका कर्म करने का समय आएगा, ये मुझे वोट देता है तो इसकी मर्जी, नहीं देता तो अपनी मर्जी। समाज सेवा की बात करूँ, जिस दिन संगठन बनाया था उस दिन से कर रहे हैं। इसमें भी राजनीति से प्रेरित नहीं है आप। संगठन को हमने कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं। हम चुनाव जीतो हारो या चुनाव लड़ो, इससे हमारा ऐसा है कि संगठन, जैसे अब ये एक और संगठन हमने बनाया था, इसमें अलग अलग लोग चुनाव लड़ेंगे। कोई नगर पालिका का लड़ेगा, कोई जिला परिषद का लड़ेगा, कोई सरपंची का लड़ेगा। वो उनकी विचारधारा है कि वो छोटे लेवल पे क्या राजनीति कर रहे हैं। लेकिन संगठन की कार्यशैली अलग है कि संगठन का कोई समाज सेवी का प्रोग्राम होता है, उस दिन हम सब पार्टियों के प्रोटोकॉल को साइड करके एक सामाजिक संगठन के रूप में बैठते हैं कि भाई हमारा उद्देश्य आज की मीटिंग में सिर्फ समाज सेवा है। काफ़ी लंबी बातें हैं, मैं शॉर्टकट में सारे जवाब दूंगा आपसे। मुझे ये बताइए, सबसे अच्छा नेता आपको लगता कौन? आपने कहा समाज सेवा के लिए राजनीति की जाती है, तो किस नेता ने आज तक नेता बनने के बाद समाज सेवा की है? जब तक नेता नहीं बनते दम भरते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। जिस दिन कुर्सी मिल जाती है उसके बाद मैंने तो ऐसा तो आपकी नज़र में कोई तो बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं कि सब नेताओं की कार्यशैली सब पार्टियों की अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि भी सब नेता जैसे चुनाव जीत गए तो वो सब साइड हट जाते हैं, या विकास की बात नहीं करते, या जनता की बात नहीं करते, या समाज सेवा की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपकी बात ज़रूर है कि ये तो मैंने पहले कह दिया, भी कुछ नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव से पहले बरसाती समाज सेवी बन के आते हैं। जैसे चुनाव आएगा, जैसे आपने पिछले अटेली विधानसभा का देखा कि फलाना उस स्कूल का चेयरमैन, इस स्कूल का चेयरमैन, सब समाज सेवी बन जाते हैं। लेकिन वो कोई समाज सेवा का दायरा नहीं है। ये जो कोरोना काल था, इसमें जनता ने ये भी देखा है कि भी असली समाज सेवी कौन है। जिन व्यक्तियों ने इस कोरोना काल में सेवा करी है, वो आम जनता को भी ये मानना चाहिए कि भी हाँ, असली योद्धा यही है जो इस भारी मतलब इस आप पहुंचे। हम लगातार देखें। अगला मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है, राजनीति में आपका प्रेरणा स्रोत आए क्यों? मतलब आपका किसने उंगली पकड़ी? कोई चौटाला का नाम लेता है, कोई किसी का, कोई ना कोई गॉडफादर होता है, कोई ना कोई उसको उंगली पकड़ के। तो आपका क्या मोटिव है? राजनीति में लेने वाला कौन है आपको? किससे प्रेरित हो गया? नहीं, हमने किसी की उंगली नहीं पकड़ी राजनीति में। कोई जैसे किसी नेता को, किसी राजनेता को, हबी नेता को मैं अपना वो नहीं मानता। ये पूरे ऑफिस में मेरे में कहीं भी किसी नेता की फोटो नहीं मिलेंगी। मेरे पास एक बार बहुत कोई बड़ा नेता आया था, तो वो ऑफिस में कई देर घूमता रहा, तो उसने कहा कि जी मैं पहली बार किसी एक नेता के ऑफिस में आया हूँ जहाँ सब यहाँ देवी देवताओं की या महापुरुषों की फोटो लगी हुई हैं। बोले हम जहाँ भी ऑफिस में जाते हैं, कहीं हुड्डा साहब की, कहीं चौटाला साहब की, कहीं किसी के चेले नहीं है। नहीं, राजनीति में कोई हम किसी के चले, ना मेरी बढ़ने की इच्छा है ना मैं बढ़ूंगा। राजनीति अगर किसी पार्टी में करेंगे भी तो उसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ वहाँ समर्पण कर देंगे। ठीक है, समाज सेवा का दायरा बढ़ाने के लिए, क्षेत्र का विकास करने के लिए पार्टी से संबंधित नेताओं के पास जाना पड़ता है। अगर कोई क्षेत्र की बात है उसको उठाने के लिए मुख्यमंत्री के पास भी जाना पड़ता है, मंत्रियों के पास भी जाना पड़ता है, वो बात अलग है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सारा समर्पण वहाँ कराए, भाई आप उसी के चले बन गए। नहीं, हमने किसी की आज तक उंगली पकड़ी और ना हम भविष्य में किसी की ये है कि भी हम हमारे वो है। हाँ, जो नेता अच्छा काम करता है, जिसकी पॉलिसियाँ अच्छी होती हैं, तो हलवाई से बह रहे हो तो सीधी बात है, मिठाई को खराब नहीं बताना चाहिए। जो नेता अच्छा काम करेगा अच्छा बताएंगे। अगली बात पे आते हैं, पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ या ना? नहीं, पार्षद का चुनाव लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि पार्षद के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले इंटरव्यू में कुलदीप जी पार्षद के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ा रहे हैं आप 5-6 लोगों को, मुझे सुनना नहीं। मैं ऐसा है कि जो समाज सेवी साथी है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति, देखो चुनाव तो सब लड़ता है, चुनाव वो साथी भी लड़ेंगे जिनको आज तक कोई नहीं जानता। आप कोऑपरेट जैसे जैसे सीटें डिक्लेयर होंगी बहुत से चेहरे आ जाएंगे, लेकिन हम कोऑपरेट उन्हीं साथियों को करेंगे जो समाज सेवा से संबंधित क्षेत्र के हैं, जो
समय समय पर क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाते हैं, समय समय पर जितना उनके निजी कोष से बन पाता है वो कार्य करते हैं। कोई तन से करता है, कोई मन से करता है, कोई धन से करता है। तो ऐसे जो हमारे समाज सेवी जो साथी हैं, जो हमारे महेंद्रगढ़ के लिए हर संघर्ष में हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि भी वो साथी आगे आएँ। उनको सरपंची का, कहीं जिला परिषद का, कहीं चेयरमैनी का अगर उनको पद मिलता है तो हम मानते हैं कि निश्चित रूप से उससे हमारे महेंद्रगढ़ क्षेत्र का कहीं न कहीं विकास और आगे बढ़ेगा। कोऑपरेट करेंगे। कुलदीप जी, चुनाव लड़ने से डरते हैं आप? नहीं, चुनाव कभी हार जाएंगे, अपने वार्ड में डरते नहीं, चुनाव का ऐसा कोई नहीं। देखो, हार जीत का तो हैं? सभी अटकले का बाजार गर्म है। कुलदीप यादव अपने वार्ड से चुनाव लड़ने से डर रहे हैं, कहीं हार जाएंगे चुनाव। न, हार जीत का कोई वो नहीं होता। चुनाव पार्षद का लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं है। नहीं, मैं कहीं लड़ूंगा। मैं वो नहीं है कि भी विधानसभा की टिकट नहीं मिली तो जिला परिषद में उतरा। कुर्सी अच्छी सुन लो मेरी बात। अब मैं वो नेता नहीं हूँ कि भाई जब विधानसभा में किसी को समर्थन दे दिया तो उसने कह दिया तू जिला परिषद में लड़ लेना। अपना एक ही टारगेट है कि इन दोनों नेताओं को भगाना, चाहे बन कोई भी जाए। उस टारगेट पे काम करेंगे, चाहे उसमें 5 साल लगे, 10 साल लगे, 4 साल लगे, 2 साल लगे। जिला परिषद में, पंचायत समिति में, इसमें चुनाव लड़ने का मैं पहले आज तक मैंने कहा ही नहीं किसी से लड़ूंगा। पहले इंटरव्यू में आपने पूछा था तभी मैंने कहा था भाई मेरा कोई विचार नहीं है। कुलदीप जी, आपको नहीं लगता आपके वार्ड से आप चुनाव लड़के एक वार्ड से और जिला प्रमुख की कुर्सी पर बैठ सकते हैं और विधायक और जिला प्रमुख बराबर होता है, यानी कि विधायक आपको 4 मिलेंगे आपके सपोर्ट के लिए और आप चारों पे एक जिला प्रमुख होके पूरे महेंद्रगढ़ जिले को, अटेली, नांगल चौधरी, नारनौल और महेंद्रगढ़ को सपोर्ट करेंगे आप अकेले, तो आप चाहते क्यों नहीं है? नहीं, देखो, जिला प्रमुख की पावर के आपको पता नहीं। जिला प्रमुख के पास पावर नहीं है हरियाणा में, क्योंकि पंचायती जो अपना अधिनियम है वो राजस्थान में पावरफुल है। जहाँ आप बात कर रहे हो कि भाई जो जिला प्रमुख है वो पावरफुल होता है विधायक से, वो राजस्थान में, हरियाणा में नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जिला प्रमुख के पास एक साल में सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपये आते हैं और अपने महेंद्रगढ़ में 346 गाँव है। तो उसमें हम कैसे उस पैसे से विकास करवा पाएंगे? इतने मतलब गाँव के कुछ भी पैसा उसमें बांटन नहीं आता। फिर हमारे अब की बार, पिछली बार 20 पार्षद थे, अब की बार 19 पार्षद हैं, तो उनको इस पैसे से देखो हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और जब कोई आदमी पद पे चला जाता है, अगर मैं पद पे जाऊंगा तो जनता की मेरे प्रति बहुत उम्मीद रहेंगी। अगर भाई जैसे बना है तो ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, और उस पद में इतना काम है नहीं जितनी जनता उम्मीद करती है। पार्षद के पास तो ऐसी कोई पावर भी नहीं है। पार्षद से मजबूत तो सरपंच होता है, क्योंकि गांव में अगर कोई भी काम होता है तो सरपंच की अनुमति के बिना नहीं हो सकता, जबकि पार्षद को कोई पावर नहीं है। आप हर नेता की टांग खिंचाई करते हैं, जिसने चुनाव लड़ ली उसकी भी टांग खिंचाई कर रहे हैं, जो फीस नहीं, वैसे टांग खिंचाई करते रहते हैं, आप किसी को बगसते नहीं है। अगर आप एक बार चुनाव लड़ लेंगे, आप में कमियां रहेगी, आपको पता है आपके पीछे हजारों लोग आपकी टांग खींचने वाले तैयार रहेंगे, क्योंकि एक बार आप विधायक बन के तो अगर आप यहाँ बैठ जाएंगे और फिर आप खड़े नहीं उतर पाए जनता की आशाओं पे, तो आपको पता है आपके पीछे 1000 लोग आपकी टांग खींचने के लिए तैयार। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जनता मुझे भी विधायक बनाती है और मैं भी काम नहीं कर पाता हूँ तो जनता को दोबारा मुझे भी नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बात के खिलाफ हूँ कि जिन नेताओं ने विकास नहीं करा उनको 45 साल तक आप क्यों बना रहे हो? भाई आपकी बात मान ली कि जैसे एक बार कोई विधायक बना, उसकी सरकार नहीं आई, उसके नहीं चली, हमने मान लिया। दोबारा वो सरकार में चला गया, उसके मुख्यमंत्री के साथ नहीं बनी, मान लिया। तीसरी बार चला, अरे जब एक आदमी विपक्ष में रह लिया, पक्ष में रह लिया, निर्दलीय रह लिया, तो कौन से ऑप्शन से आप उससे विकास करवाना चाहते हो? भाई सत्ता पक्ष में आपको मंत्री बना दिया तब भी नहीं कर पाया, विपक्ष में विधायक था तब भी नहीं कर पाया, निर्दलीय था तब भी नहीं कर पाया, तो आप कोई मेथड तो बचा ही नहीं हमारे पास। तो अब उसका एक ही ऑप्शन है, उसको बदल कर देखो। फिलहाल जो सरकार है हरियाणा की ले लेते हैं हम, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, चौटाला सरकार और जेजेपी सरकार, जो 4 जो लोग हैं, किन को बेस्ट मानते हैं कार्यकाल में? नहीं, सबकी देखो अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसियाँ रही हैं। किसी एक पार्टी की ये नहीं भी कार्यशैली, कुछ काम कांग्रेस सरकार ने अच्छे करवाए। अब जैसे किसानों से संबंधित बात चल रही है, तो अब जैसे काले कानून कर रहे हैं। अब मैं बताऊं कि जैसे अब इनेलो वाले भी कह देते हैं भी काले कानून, सबसे ज़्यादा काले कानून इनेलो सरकार में थे। उस समय ऐसे काले कानून थे कि किसी भी जमींदार की अगर 10,000 रुपये भी बैंक रिकवरी बाकी है तो उसको उठाकर जेल में बंद किया जाता था। ये मानते हैं? प्रैक्टिकल है ये, तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा, जो ये जितने भी हमारा बिजली कनेक्शन है, अगर उसकी वो ड्यू हो जाती थी तो मैं कहूँ कि उस सीजन में जब किसान को पानी की ज़रूरत होती थी, उस समय उसकी ये लाइन हटा के और बोर्ड में जमा करवा दी जाती थी। अभी पहले पैसा जमा करवाओ, उसको लिया जाए। उसके बाद में जब कांग्रेस सरकार बनी तो
तो हरियाणा के जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दोनों काले कानूनों को ख़त्म किया था, जो किसानों के लिए सही था। आपकी दिमाग से आपका मतलब आज तक के सबसे बड़े काले कानून चौटाला सरकार में रहे हैं। नहीं रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ ये जो बात है वो कहनी चाहिए। तो अभी जो किसान बैठे हैं उनके बारे में क्या लगता है? काले कानून हैं, आप हरियाणा क्षेत्र से आते हैं इसलिए शायद ये आप मना भी कर देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है? अब अच्छे बहुत अंदर की बात बोलते हैं हम, इसलिए आपको क्या लगता है किसान वास्तव में सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं काले कानून? क्या देखो, मैं दो बात आपको अलग अलग बताना चाहूँगा इस विषय में, क्योंकि इसमें पक्ष जो पार्टी भाजपा पार्टी वो अपनी बात रखती है, विपक्ष अपनी बात रखता है। पक्ष कहता है काले कानून है विपक्ष, और पक्ष कहता है कि इससे किसानों की आय 2022 में डबल हो जाएगी। अब एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, पक्ष वाले जो नेता हैं उनको 80% को ये नहीं पता कि कानून है क्या, विपक्ष वालों को 80% को ये नहीं पता कि इसमें काला है क्या, 20% आदमियों को दोनों साइड से पता है कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है, आपको पता है? अब जो मेन फैक्ट वो इसमें ये है कि कानून बना दिए मोदी सरकार ने किसानों के लिए, ठीक है, आप मीडिया के साथी हो, सबसे अहम बात है, और खट्टर सरकार आपके लिए कोई कानून लेके आती है कि आपका 1 करोड़ रुपए का बीमा कराया जाएगा, और अगले दिन पूरे हरियाणा की मीडिया इसके खिलाफ आ जाती है कि हमें 1 करोड़ रुपये नहीं लेना, आप इस काले कानून को वापस लो, मतलब मीडिया उसको काला घोषित कर देती है, सफ़ेद को भी, तो खट्टर सरकार उसको वापस ले लेगी। भाई मैं आपको कोई पैसे दे रहा हूँ और आप उसको लेना नहीं चाहते तो मुझे वापस लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे अहम बात यह है कि ये कानून किसानों के लिए है और किसान इसको लेना नहीं चाहता, तो जबरदस्ती सरकार क्यों देना चाहती है? ये यहाँ से लेकिन कानून सही है। दूसरी बात बताऊंगा ना, यहाँ तो सरकार की मंशा पे संदेह हो जाता है कि भाई सरकार जबरदस्ती क्यों देना चाह रही। दूसरी बात कानून की, कि कानून इसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ये पूरा कानून बना है तो उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन इसमें सबसे गलत बात यह है कि इस पे एमएसपी पे कानून नहीं बन रहा। एमएसपी खत्म, किसान खत्म। आप भी किसान हैं? सभी किसान हैं, जो अन्न खाता है वो सब किसान है। कहीं न कहीं हम किसान परिवार, आप तो खेती भी करते हैं। नहीं मैं तो हूँ ही हूँ, आप भी किसान हो, जो हम सब किसान परिवार से जुड़े हैं। हमारी जो 1-2 पीढ़ी का बैकग्राउंड किसी का भी उठा के देख लो, चाहे मुख्यमंत्री का उठा लो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला परिवार का उठा लो, सब किसान हैं हम, और आज भी हम किसानी कर रहे हैं भाई, साथ साथ किसानी भी तो कर रहे हैं, तो सब किसान है। तो इस कानून में सबसे मेन बात यह है कि एमएसपी पे कानून सरकार क्यों नहीं देना चाह रही, और किसानों को पसंद नहीं है तो वापस क्यों नहीं लेना चाह रही। तो यहाँ सरकार पे ये संदेह पैदा हो जाता है कि कोई न कोई तो सरकार पे किन्हीं प्राइवेट कंपनियों का दबाव जरूर है। अगर कानून में संशोधन, देखो हरियाणा में कानून बना अभी 75% आरक्षण वाला, उसमें 3 बार संशोधन कर दिया दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में। तो किसानों वाले कानून में सिर्फ एक बात लिखने में कि आप जैसे अब बाजरे का रेट 2150 था, तो किसान सिर्फ ये चाहता है कि भाई 2150 का कानून बन जाए। कोई किसान 1800 में बेचता है, उसकी मर्जी है, लेकिन एक बाउंडेशन होनी चाहिए कि कोई भी व्यापार व्यापार से नीचे नहीं खरीदेगा। ऊपर कोई कंपनी कितनी भी बोले लगाए तो किसान है सुरक्षित है। लेकिन अगर सरकार कानून ये नहीं देगी कि भाई एक निर्धारित रेट ये रहेगा, तो बगैर निर्धारित रेट से आप बोलियां कैसे लगानी शुरू करोगे? भाई मंडी में बोली लगेगी तो किसी रेट से शुरू होगी, अगर रेट सरकार ने नहीं दिया तो मन मर्जी होगी, और मन मर्जी होगी तो किसान का शोषण होगा। चलो कुलदीप, जब कानून को मानते हैं काला, चलो किसान बैठे वापस होना चाहिए आपकी नज़र में, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र की हम बात करें जहाँ तक, ना यहाँ कभी धरना प्रदर्शन हुआ, ना कभी रोड जाम हुआ, यानी कि महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी से लेकर गुड़गांव तक सब कुछ खुला है। आपकी बात पूरी कर देते हैं, अगर वापस लेने चाहिए तो ये लोग साथ क्यों नहीं है? उसका कारण मैं बताऊंगा। राव इंद्रजीत नहीं, उसके 3 कारण है, सीधा इंद्रजीत नहीं है। कि हमारा जो अहिरवाल क्षेत्र है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, इसमें जो किसान है वो कम भूमि वाला किसान है। पहला पॉइंट तो मतलब जैसे किसी के आसपास के गांवों की बात करें, किसी के 1 एकड़ है, किसी के 2 एकड़ है, किसी के 3 एकड़ है, तो वो किसान मंडी में नहीं जाता। महेंद्रगढ़ का किसान 90% अपनी फसल जो गेहूं की है उसको बेचने के लिए मंडी में नहीं जाता। ठीक है, क्यों? वो आपस में एक दूसरे के अड़ोस पड़ोस में ट्रांसफर हो जाती है। कोई कर्मचारी ले ली, किसी ने वो ले ली, किसी की रिश्तेदारी में चलेगी, तो वो उस बात को महसूस नहीं कर पा रहा है। ये कानून में वो किसान सबसे ज़्यादा महसूस कर पा रहा है जो मंडी पे डिपेंड है।
जिसका परिवार की शादियां, परिवार का भात छुच्छक जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, जो मंडी के व्यापारी से पूरी होती है, जहां उनके घर में रोजगार नहीं है, उस किसान को उस दुख तकलीफ हो रही है। तो हमारे दक्षिण हरियाणा में क्या है कि सर्विस सबसे ज़्यादा है, चाहे वो पुलिस में हो, आर्मी में हो, सिविल में हो, सबसे ज़्यादा है। हर परिवार से कोई ना कोई कर्मचारी है। तो वो किसानी से हम हट चुके हैं, हमारे पास ज़मीन है ही नहीं। और आने वाली पीढ़ी में तो ये मान के चलो कि ऐसे ऐसे गांव होंगे जिसमें 1 एकड़ भी एक का डिवाइडेशन होगा। लोग सड़कों पे एक कारण ये है। दूसरा कारण क्या है कि हम क्षेत्रीय फसल करते हैं। क्षेत्रीय फसल का मतलब समझ रहे हो आप, जैसे आप अपने बाजरे की फसल है, ये क्षेत्रीय फसल है, सरसों की फसल है, ये क्षेत्रीय फसल है। तो इसमें क्या होता है कि रेट कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। लेकिन गेहूं और चावल, ये जीरी 2 फसल ऐसी हैं जो इंटरनेशनल फसल है, मतलब पूरे देश में भी होती हैं, विदेशों में होती हैं। तो इनका जो भाव है वो ज़्यादा अप नहीं जाता, मतलब एक लेवल में रहता है कि भाई सरकार ने 50 रुपये बढ़ा दिया, 75 रुपये बढ़ा दिया, 20 रुपये बढ़ा दिया। अब इस सरकार ने क्या किया कि दक्षिण हरियाणा के लिए सरसों और बाजरे का रेट बढ़ा दिया MSP देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम तो MSP बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी फसल खरीदनी है, चाहे बाजरे की हो, सरसों की हो। अब बाजरा जो है उसका रेट गेहूं से ऊपर चला गया, माइंड दिमाग घुमा दिया ना उन लोगों का। अब बाजरा बिक रहा है 2150, किसान समझ नहीं पा रहे इस बात। हाँ वो मैं पूरी बता रहा हूँ ना। गेहूं बिक रहा है 1900 और बाजरा बिक रहा है 2150, तो सरसों बिक रही है 4650। और अब की बार क्या हुआ कि क्षेत्रीय फसल, जैसे मैंने बताया कि सरसों की ये कुछ एरिया में होती है, तो कई बार ये बढ़ जाती है। अब कोरोना काल चला है 1 साल, तो बाहर से सरसों का तेल नहीं आ पाया जो विदेश से आता है। तो यहाँ जो सरसों की जितनी फैक्ट्रियाँ थी उनके पास तेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, जमींदार की सरसों वहीं से उठा ली खेत से, मंडी में सरसों गई नहीं। अब जमींदार को क्या हुआ, किसी ने 6500 में बेची, किसी ने 6000 में बेची, तो वो ये सोच रहा है कि ये सरकार की वजह से मुझे मिल रहा है। भाई सरकार बीजेपी ठीक है और किसानों के हित में काम कर रही है, तो उसको जो इसका नेगेटिव प्रभाव है वो दक्षिण हरियाणा के किसान को महसूस नहीं हो पा रहा, क्षेत्रीय फसल होने की वजह से, कम जमीन होने की वजह से। अब तीसरा पॉइंट इसमें जो आपने सबसे पहले रख दिया था, पॉलिटिकल पॉइंट। तो हम क्या है, हमारी ज़्यादातर जो सीटें हैं ना वो बीजेपी से समर्पित हैं। सिर्फ 2 सीट हैं, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। पूरे महेंद्रगढ़ जिले में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक। एकमात्र विधायक है विपक्ष का दान सिंह, जिसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, गैस सिलेंडर पे क्या रेट बढ़ रहा है। अटेली और जो अपनी ये नांगल चौधरी, नारनौल, 3 विधानसभा ऐसी है जहाँ वहाँ विपक्ष मतलब ना के बराबर है। क्या होगा कि इस दिन 5 व्यक्तियों ने, पार्टी पदाधिकारियों ने फोटो खिंचवा के डाल दी। तो विपक्ष का काम होता है कि सही और गलत को आम जन तक बताना। तो विपक्ष फेल होने की वजह से जो यहाँ के लोग हैं वो सही सही बातें सुनते हैं, वो सता वाली बात सुनते हैं, तो उनको ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसमें कमी क्या है, और विपक्ष आंदोलन को खड़ा नहीं कर पा रहा। और दूसरा आपने बताया था कि राव इंद्रजीत का प्रभाव यहाँ ज़्यादा है, वो सत्ता में है, और जितने भी बीजेपी जो विधायक हैं वो उनसे समर्पित हैं कहीं ना कहीं घुमा फिरा के। तो यहाँ के लोग उस बात का विरोध इसलिए नहीं कर रहे, एक तो उनको वो चीज़ महसूस नहीं हो रही बाजरे और सरसों के रेट बढ़ने की वजह से, दूसरा सरकार में उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, और विपक्ष खत्म होने की वजह से हमारे दक्षिण हरियाणा में ये आंदोलन बिल्कुल जीरो है। जो भी मुख्यमंत्री की यहाँ मुख्यमंत्री कहीं रैली नहीं कर पाता। मुख्यमंत्री का घर है क्षेत्र करनाल, वहाँ टेंट पाड़ दिया, अगर सिर्फ हरियाणा में नारनौल में रैली करके। फिर दिया क्या आपको? चलो रैली में जनता ने साथ दिया, बड़ा मान सम्मान किया, आपको दिया क्या? दिया जीरो बैलेंस। 500 करोड़ दिए करनाल में जहाँ टेंट पाड़ा, ठीक है, और बाकी पूरे हरियाणा को पैसा मिला, ठीक है, पूरे हरियाणा को मिला, महेंद्रगढ़ मिला जीरो बैलेंस। क्यों? मतलब मैं बता रहा ना कि विपक्ष कमज़ोर है, सत्ता पक्ष के विधायक ज़्यादातर पार्टी समर्पित हैं, ऊपर से राव इंद्रजीत का सारे विधायकों पे होल्ड है। तो वो ये है कि सब अपने वो दिखाने के लिए भी हमने मुख्यमंत्री का स्वागत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वैसे भी हमारे यहाँ क्षेत्र में जो है ना विपक्ष कमज़ोर होने की वजह से कोई आंदोलन ज़्यादा यहाँ पिछले जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ है, कोई ज़्यादातर सत्ता पक्ष की बातें चलती हैं। और ये काले कानून जो है ना यहाँ के किसानों को महसूस नहीं हो रहे अभी, अगर भाई मंडियाँ ख़त्म होने वाली हैं। राव इंद्रजीत का क्या लगता है, ये दाव था जो आखिरी दाव था? आने वाले समय बहुत जगह से आवाज़ें उठ रही हैं, रेवाड़ी से, कनीना से भी, अटेली से भी कई युवा उठ के आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जो लड़ेंगे चुनाव, वो खुला मतलब कहीं ना कहीं इंद्रजीत के खिलाफ आए हुए हैं।
क्या लगता है ये आखिरी दाव था, इससे आगे राव इंद्रजीत का पर्व तब खत्म हो जाएगा, या फिर जो युवा सत्य आवाज़ उठा रहे हैं कपड़ीवाद जैसे कई लोग खुल्लम खुल्ला उनके। देखो, राव इंद्रजीत के सामने दक्षिण हरियाणा में बहुत कम नेता बोलते हैं। कुछ साथी हैं, मान के चलो कि ना के बराबर है, जो उनके सामने बोलते हैं, क्योंकि हमारे अहिरवाल क्षेत्र रह गया विशेष कर ये, तो ज़्यादातर जब वो कांग्रेस सरकार में थे तो भी उनसे समर्पित विधायक रहे हैं, अब बीजेपी में थे तो भी उन समर्पित रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा उनकी खिलाफत मतलब कि दक्षिण हरियाणा में नहीं हुई है। कुछ कितने वर्ष तक उनका प्रभुत्व ऐसे ही चलता रहेगा? यानी कि कई लोगों से हम बातचीत करते हैं, उन्होंने ये कहा अहिरवाल क्षेत्र के लोगों ने, हमें काम नहीं चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए, जैसे थे वैसे ही ठीक है, हमें दबे कुचले, हमारा नाम चल रहा है। यानी कि अहिरवाल, राजा साहब राव इंद्रजीत, तो यादव जहाँ नाम आता है हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें काम नहीं चाहिए। तो ये जो बुजुर्ग लोग उनकी, जैसे मैं बातचीत करता हूँ कई बार सुनने को मिल जाता है, तो ये थिंकिंग कब कैसे? देखो, ये धीरे धीरे बदलेगी, जब युवाओं की सोच बदलेगी, आगे आगे बढ़ेंगे। और बाकी ज़्यादातर क्या है कि युवा साथी भी जो राजनीति में आते हैं वो सब अपनी टिकट लेने के लिए, क्योंकि पार्टियों में प्रभाव तो उनका रहा है, चाहे कांग्रेस थी, मैंने बताया बीजेपी में है, तो किसी को चेयरमैन का चुनाव लड़ना है, किसी को विधानसभा कहीं से ट्राई करनी है, वहाँ आशीर्वाद चाहिए राहुल इंद्रजीत, तो वो सारे आशीर्वाद लेने घुमा फिरा के वहीं चले जाते हैं। कुछ आप भी तो आशीर्वाद लेने कभी? नहीं, मैं आशीर्वाद, मैं बताया कि आज तक मैं लेने गया नहीं किसी से। अभी समय है जी, अभी कभी समय बताइए आगे चार राव इंद्रजीत का आशीर्वाद। हमारी विचारधारा अलग है कि मैंने बताया कि हम समर्पित कैंडिडेट नहीं है कि भाई जहाँ गए उस नेता को सब कुछ हम रख के आ गए। हम तो ये है कि हमारे क्षेत्र की अगर जहाँ बात नहीं सुनी जाती वहीं हम जो है उसकी खिलाफत शुरू कर देते हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हो, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे राव दान सिंह हो, चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह हो। हमें अपने क्षेत्र का काम चाहिए, तो कुछ हुआ ही नहीं आपके क्षेत्र में। हम तो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अगर आगे राजनीति में बढ़ते हैं तो हमें ये नहीं कि भाई जय हो राव इंद्रजीत, जय हो रामविलास शर्मा, जय हो खट्टर साहब, क्या मतलब? देखो, पार्टी एक विचारधारा होना चाहिए। भाई आपको जिला अध्यक्ष पार्टी का बना दिया गया या पार्टी से आप विधायक बना दिए गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी का ही प्रचार करना है। आपको ये भी देखना है कि भाई आप जिस क्षेत्र से विधायक बन के गए हो उन लोगों का काम भी तो करना है, वहाँ उस क्षेत्र में विकास भी करवाना है। तो वो समय समय पर मैं उस व्यक्ति को सही मानता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, कांग्रेस में हो, बीजेपी में, दलों में, जेजेपी में हो, जो अपने नेता के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखे जाके कि जी मेरे क्षेत्र में ये समस्या है, ये बड़ी गंभीर समस्या है, आप इसका समाधान करवाओ, तो ठीक है, वो जिस भी पार्टी में है क्षेत्र के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये पॉलिसी गलत है कि भाई हमने भाजपा ज्वाइन कर ली तो भाजपा पार्टी का गलत आदेश आए वो भी ठीक, सही आए वो भी ठीक, मतलब सब में उसकी जय जयकार करनी गलत है। पार्टी को ये भी बताना चाहिए कि भाई इस वजह से लोग नाराज हैं और इसमें संशोधन करो। हाँ, यहाँ नाम है। चलते चलते मुझे ये बता दीजिए, महेंद्रगढ़ में फिलहाल किस चीज़ की न्याय की ज़रूरत है, और वो होनी बहुत ही ज़रूरी, आज से 5 साल पहले हो जानी चाहिए थी? महेंद्रगढ़ में तो सभी चीज़ों की ज़रूरत है। महेंद्रगढ़ में तो सबसे ज़्यादा तो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है। वो आज 5 साल पहले नहीं, वो आज से 50 साल पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी जो तहसीलें थी, जो हमारे से अलग ज़िले बने, वो हमारे से इतने आगे चले गए। और हम किस की लड़ाई कर रहे हैं? हम तो महेंद्रगढ़ के नाम की लड़ाई कर रहे हैं आज भी। अगर वो गलत हो कहीं लिखा गया तो उसको ठीक करवाओ, पत्राचार में गलत आ गया, ज़िले को तोड़ने की बात चल रहे हैं, तो हम तो 50 साल पीछे हैं। जो मूलभूत सुविधाएं, चाहे सड़कों की हो, बिजली की हो, पानी की हो, मेडिकल की हो, पढ़ाई की हो, जो ये हमें 50 साल पहले मिलनी चाहिए थी, और आज तक हम उनकी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं लांबा साहब, और हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो सही समय पर और सही स्थान पर हर वर्ग को मिले, ताकि किसी वर्ग को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जनता तो कहीं नहीं देख रही ना, वैसे जनता चाहती सब कुछ है, लेकिन समय पे जैसे आप राजनीति में आए, सक्रिय हैं, तो आपके कोई वोट नहीं देते समय पे आके। कैसे बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़े बेचारे चुपचाप हार के बैठे। बिल्कुल, देखो जनता की भागीदारी बिल्कुल है, क्योंकि वोट बैंक से ही व्यक्ति बनता है। अगर जनता परिवर्तन नहीं करेगी तो सीधी और साफ बात है उसका खामियाजा उस हारे हुए नेता के साथ साथ जनता को भी तो उतना ही भुगतना पड़ता है। अब जैसे पिछले 5 साल भुगता, अब वही 5 साल फिर भुगत रहे हैं, तो जितना नुकसान आप सोच लेते हैं कि हमने उस नेता को हरा दिया, वो नेता तो चलो हार गया, लेकिन नुकसान तो इस पूरी विधानसभा को हो रहा है। आपसे बातचीत की, काफ़ी लंबी बात हो चुकी है हमारी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन से मिले थे, कई बातों पर चर्चा करी और विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद लामा साहब। तो हमारे साथ ये कुलदीप यादव PR जनसेवा ग्रुप बने हुए थे। युवा हैं, जज्बाती हैं, जोशीले हैं और अच्छे खासे फाइट कर रहे हैं, हर अधिकार के लिए जनता के साथ खड़े मिलते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में फटाफट अपनी राय जरूर दे दीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी
प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।